मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9 का आगे का अध्ययन करेंगे। हम जलवायु पढ़ रहे थे फोर्थ लेसन, उसका आगे का अध्ययन मानसून का आगमन एवं वापसी, उसको ध्यान से देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो वर्षा, मानसून यानी वर्षा, हमारे देश के अंदर वर्षा कब आती है, कब शुरू होती है और कब खत्म होती है, उसको कहते हैं आगमन और वापसी। तो व्यापारिक पवनों के विपरीत अपन ने आगे देखा था, व्यापारिक पवनें हमारे यहाँ पर बहुत ही सहायक होती है और महत्वपूर्ण होती है इसका मानसून में, वो जो और नियमित चलती है ये। तो कह रहा है, इसलिए कह रहा है व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती। मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं, ये पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही चलती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है, अलग प्रकृति की होती है, गतिशील होती है, प्रकट होती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान, कहाँ पर? उष्णकटिबंध यानी गर्म प्रदेश, समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान, उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह यानी बहने के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है, अलग अलग स्थिति से गुजरती है। मानसून का समय जून के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक। कहाँ कह रहा है? देखो यहाँ पर प्रारंभ, आगमन जून में आता है, 1 जून से शुरू होता है, इसलिए कह रहा है जून से आरंभ होकर मध्य सितंबर 15 सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। ये नॉलेज है आपका, इसको आप ध्यान से देखेंगे। कब आगमन होता है? 1 जून से 15 सितंबर तक ये रहता है, और इसकी अवधि कितनी होती है? 100 से 120 दिन। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी फटना, मानसून का फटना कहते हैं, तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जा सकता है। सामान्य जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। 1 जून को केरल के अंदर प्रारंभ होता है, इसलिए कह रहा है दक्षिणी छोर। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे ही ऊपर उठता है, एक तो अरब सागर और एक बंगाली खाड़ी की ओर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। देखो कब बोलते हैं, केरला में शुरू हो जाता है, 10 दिन के अंदर ये मुंबई पहुंच जाता है, सभी भौगोलिक परिस्थिति सामान्य रही तो, अल नीनो आनिनो नहीं आया तो, है ना। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाली खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। देखो असम कब पहुंचती है? जून के प्रथम सप्ताह में। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। पर्वत हैं वहाँ पर, पूरे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, असम मेघालय भी है, तो इसके कारण कहाँ जाती है? गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है पश्चिम के अंदर। मध्य जून यानी 15 जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के ऊपर उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। तो दोनों मिल जाएगी, क्या होगा? घनघोर वर्षा होगी। दिल्ली में सामान्य तो मानसूनी वर्षा बंगाली खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। देखो यह बता रहा है कहाँ पर? दिल्ली में। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक तो मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? पूर्वी राजस्थान। हम कहाँ आते हैं? पूर्वी राजस्थान में। और कब आता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हमारे यहाँ पर वर्षा हो ही जाती है सभी जगह। मध्य जुलाई 15 जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शीर्ष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमित प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर के प्रारंभ हो जाती है ना। मध्य अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। दिसंबर के शुरू में, नवंबर के एंड और दिसंबर के शुरू में। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल की अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। ऋतुएं, है ना, ये इस तरह से मानसून का आगमन और इसकी वापसी होती है। आपने देखा ऋतुएं, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में।
ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है एक ही देश के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य, इसको आंतरिक कहते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। आप देखते हो तटीय भाग न तो ज़्यादा गर्म होते नहीं ठंडे होते, जैसे मुंबई, पुणे। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है, वर्षा में अंतर होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की वर्ष ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। वो ऋतु हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के कारण मानसून, आगमन और वापसी का काल। शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य यानी 15 नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। आपको पता है कि उत्तरी भारत में भी क्या हो रहा है, हिमपात हो रहा है, जबकि दक्षिणी भारत में क्या है, तापमान उच्च है। तो जिसे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई की औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। चेन्नई का है कर्नाटक। जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच होता है। देखो अंतर, देखो आप, उत्तरी मैदान में 10 से 15, जबकि दक्षिण में कितना, 24 से 25, है ना। तो ये अंतर बता रहा है। दिन रहता है, दिन गर्म, रातें ठंडी होती दक्षिण में। उत्तर में तुषारपात सामान्य तथा हिमाचल में ऊपरी डालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश की उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। शीत ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी में क्या होती है, व्यापारिक पवनें। ये स्थल से व्यापारिक पवनों की विशेषता बता रही है, ये स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। अभी आपको पता है कि इन सर्दियों में तमिलनाडु में भयंकर वर्षा हो रही है ना। कल के अखबार को देखें आप तो आपको उसमें विद डायग्राम बता रखा है ना, कि वहाँ पर बाढ़ आ गई है, क्योंकि वहाँ की पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर, और उत्तर में स्थल से समुद्र की ओर। इनके कारण, पवनों के कारण, इसको अपन मानचित्र के द्वारा देखेंगे। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर को प्रभावित होती है। उच्चावच के प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर पश्चिमी एशिया की उत्तर पूर्व में उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीत काल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पवनों पर हिमपात, पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो महावट किसे कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी विक्षोभों से, भूमध्य सागरीय विक्षोभों से जो वर्षा होती है शीतकाल में, उसको महावट कहते हैं। और ये कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। रबी यानी गेहूं की। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। इस तरह शीत ऋतु देखा। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु। सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तथा ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब होती है? मार्च से मई। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भागों में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी होती है। देखो, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। तापमान में वृद्धि हो रही है तो वायुदाब में कमी आ रही है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के मरुस्थल से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है।
लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। अब यहाँ प्रश्न बनता है लू किसे कहते हैं? ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, अंडरलाइन करें, जो कि दिन के समय में भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा ये अपने साथ ठंडे समीर में हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं, अंडरलाइन करो। काल बैसाखी की से क्या अभिप्राय है? काल बैसाखी ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक केरल में प्राय पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण ये आम जल्दी पक जाते हैं, अतः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों की उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती हैं अतः तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश की उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा घाटी के पूर्व में पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान, गुजरात कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह की अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिस कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों में पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की हानि क्षति होती है। उष्णकटिबंध निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब की मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होती है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी। परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की ओर की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर
हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदानों से हट जाती हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च जबकि रातें ठंडी और सुहावनी। स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। मानसीन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तथा स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्वाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाली खाड़ी और स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी हैं। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभार ये चक्रवात उड़ीसा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटीय में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसे सटे पंजाब हरियाणा गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार की आंतरिक भागों एवं सह्याद्री की पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों की उच्च छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचय आप पहले ही पढ़ चुके कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीप पठार के तीनों ओर समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उस संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव एवं वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उसके त्यौहार उत्सव सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रकृति में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनको आपको करना है जो मैंने टिक लगाए हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अपना ये लेसन पूर्ण हुआ। धन्यवाद।